आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है योग दर्शन में चित्त भूमि या चित्त अवस्था। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएस कॉलेज बीकानेर। वैदिक षड दर्शन परंपरा में योग दर्शन का एक विशेष महत्व है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित इस योग शास्त्र में योग की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं, योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग सूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय सूत्र में वे योग की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। सांख्य दर्शन में जिस अंतःकरण को महतत्व या बुद्धि कहा जाता है, योग दर्शन में उसे चित्त का नाम दिया है। वृत्ति या व्यापार क्रिया अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संपर्क होने पर होने वाला ज्ञान। मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मुँह, और उनके निर्देशित विषय भी हैं। आँख का कार्य देखना, जीभ का चखना, नाक का सूंघना, कान का सुनना आदि। जब ये इंद्रियां अपने विषय के संपर्क में आती हैं तो उससे होने वाला ज्ञान वृत्ति या व्यापार कहलाता है। योग दर्शन में ये वृत्ति योग में साधक ना हो के बाधक होती हैं, चित्त को विचलित करती हैं, एकाग्रता में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसीलिए योग दर्शन का मानना है कि चित्त की इन वृत्तियों को रोक लिया जाएगा तो वह व्यक्ति योग को प्राप्त करेगा, समाधि या कैवल्य की प्राप्ति करेगा। साधारण स्थिति में व्यक्ति बाह्य विषयों को जानने के लिए बाह्य करणों, इंद्रिय आदि पर निर्भर करता है, परंतु जब विभिन्न योग विधियों के द्वारा वो समाधि या कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो फिर वह बाह्य विषयों का ज्ञान बिना इंद्रियों की सहायता के ही प्राप्त कर लेता है। ऐसे में एक साधक का चित्त जिन जिन अवस्थाओं से होता हुआ चित्त वृत्ति निरोध या समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है, उसकी व्याख्या 5 अवस्थाओं में की जाती है, जिसे चित्त भूमि कहते हैं। हम मनुष्यों के मस्तिष्क में अनेकों प्रकार के विचार हर समय उठते रहते हैं, विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं, अर्थात मनुष्य के विचार और परिस्थितियां सतत रूप से परिवर्तनशील हैं और उस परिवर्तनशील परिस्थिति के अनुसार ही मनुष्य की मनः स्थिति या अवस्था भी हो जाती है। इस अवस्था को, जिसे चित्त भूमि कहते हैं, हम 5 रूप में व्याख्यात कर सकते हैं। वैसे तो मनुष्य की मनस्थिति अनेकों प्रकार से व्याख्यात की जा सकती है, परंतु व्यापक रूप से उन सभी मनः स्थितियों को हम इन 5 प्रकारों में समाहित कर सकते हैं। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। सांख्य योग दर्शन में सांख्य दर्शन योग दर्शन की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है और वह कहता है कि इस सारी सृष्टि का निर्माण प्रकृति नामक तत्व के द्वारा हुआ है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, अर्थात सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से युक्त है। इसलिए इस विश्व में उत्पन्न वस्तुओं का स्वभाव भी या विश्व के समस्त वस्तुओं का स्वभाव भी इन 3 गुणों के आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। किसी एक गुण के प्रभाव से उस वस्तु के स्वभाव को निर्धारित कर सकते हैं और इसीलिए चित्त की इन 5 अवस्थाओं का विवरण भी हम सत्व, रज और तम गुणों के आधार पर प्रस्तुत करेंगे। प्रथम अवस्था चित्त की क्षिप्त अवस्था है। यह वह अवस्था होती है जिस अवस्था में चित्त, किसी भी व्यक्ति या साधक का जो चित्त होता है वह चंचल होता है, उसमें अस्थिरता होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, वह अनिर्णय की स्थिति में होता है, वह हर समय एक विषय से दूसरे विषय पर गमन करता रहता है, विचरण करता रहता है। हम बहुत बार देखते हैं कि हमारे मन में किसी
जब हम किसी कार्य को करते हैं या अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं हमारा चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है। वह वहाँ होने के बावजूद भी अन्य बहुत सारे विषयों के ऊपर भाग भाग कर जाता है। वह उस विषय पर, उस कार्य पर अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें रजस गुण की बाहुल्यता होती है। रजस गुण का वेग ज़्यादा होता है। सांख्य दर्शन में रजस गुण क्रिया का प्रवर्तक है, वह क्रियात्मकता का द्योतक है। अर्थात हम मनुष्यों में जो चित्त की चंचलता है या क्रिया है या अस्थिरता है, अनिर्णय की स्थिति है, वह रजस गुण की प्रबलता के कारण होती है। और इसीलिए यह अवस्था यानी क्षिप्त अवस्था योग के अनुकूल अवस्था नहीं है। दूसरी अवस्था मूढ़ अवस्था है। वैसे मूढ़ शब्द से तात्पर्य जड़ बुद्धि से लिया जाता है, और यह कुछ कुछ उसके नज़दीक भी प्रतीत होता है, क्योंकि इस अवस्था में स्थिरता की अब वेग बढ़ जाता है, यानी अब अस्थिरता की कमी और स्थिरता का आधिक्य हो जाता है, और मनुष्य कहीं ना कहीं अकर्मण्यता या आलस्य के प्रभाव में पड़ जाता है। आलस्य, अनिद्रा, तंद्रा, अज्ञान आदि तमस गुण के प्रभाव के कारण से ही पड़ते हैं, क्योंकि चित्त में रजस गुण का प्रभाव कम हो जाता है और तमस गुण का प्रभाव बढ़ जाने से वह मोह के आवरण या उदासीनता के प्रभाव को बढ़ा देता है, और इसीलिए इस अवस्था में निद्रा, तंद्रा, अधर्म, अनैश्वर्य आदि का वह साधन बन जाता है। रजस गुण की बाहुल्यता नहीं होने से, स्थिरता का भाव बढ़ जाने से भी यह अवस्था योग अनुष्ठान के अनुकूल नहीं मानी जाती है। इसलिए हम तृतीय अवस्था के विषय में बात करते हैं। विक्षिप्त अवस्था यह वह अवस्था है जिसमें कि रजस और तमस दोनों गुणों का प्रभाव कम हो जाता है। चित्त एकदम साफ सुथरे, निष्कलंक, निष्कपट, दर्पण के समान प्रतीत होता है। यहाँ पर ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि सत्व गुण का प्रभाव अब बढ़ जाता है। हमने जब सत्व गुण के लक्षण पढ़े थे, गुण पढ़े थे, तो हमने देखा था कि सत्व गुण ऊर्ध्वगमन का, उन्नति का, ज्ञान का, विवेक का प्रतीक होता है, और इसीलिए इस अवस्था में सत्वगुण की प्रधानता के ही कारण बहुत सारे साधक विशेष परिस्थिति में ईश्वर भक्ति की ओर, अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं। रजस गुण के प्रभाव के कम होने से चंचलता कम हो जाती है, अस्थिरता कम हो जाती है, इस अवस्था में अनिर्णय की स्थिति कम हो जाती है, और तमस गुण के प्रभाव के कम होने से अज्ञान, अनिद्रा, अज्ञान, निद्रा, तंद्रा आदि जैसे जो भाव होते हैं वे भी कम हो जाते हैं, और सत्वगुण का प्रभाव बढ़ जाने से उसमें धर्म, ज्ञान आदि का प्रभाव बढ़ जाता है। ये अवस्था वो अवस्था है जिसमें कि साधक की जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं और वो अध्यात्म के मार्ग पे चलने की जिज्ञासा रखता है या प्रयत्न करता है। इसके बावजूद भी यह अवस्था योग के अनुकूल अवस्था नहीं मानी जाती है। एकाग्र वह अवस्था है जिसमें कि रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव तो नगण्य हो ही जाता है, साथ ही चित्त में जो इंद्रियों, चित्त के अंदर इंद्रियों के माध्यम से जो प्राप्त होने वाले विषय हैं, विषयों का जो ज्ञान है, उसका प्रभाव भी कम हो जाता है, उसके प्रति लगाव भी कम हो जाता है। अब इस अवस्था के अंदर जो पूर्व में अनुभूत विषयों के संस्कार शेष रहते हैं, वे कभी कभी अचानक से उभर जाते हैं और एकाग्र अवस्था में व्यवधान पैदा करते हैं। परंतु एकाग्र अवस्था वह अवस्था है जिसे हम योग की प्रथम कक्षा कह सकते हैं, और प्रथम कक्षा होने से ही ये व्यवधान होने के बावजूद भी साधक प्रयत्नपूर्वक, सावधानी से, सतर्क रहते हुए चित्त के अंदर एकाग्र अवस्था को बनाए रखता है और उन
व्यवधानों को दूर करते रहने का प्रयास करता है। इसीलिए योग शास्त्र में इसे संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि भी कहा जाता है। पांचवी अवस्था निरुद्ध अवस्था है, जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है और योगियों के सिद्ध योगियों का चिन्ह है। इस अवस्था में योगी की सभी ध्येयाकार वृत्तियां, उनका निरोध हो जाता है। अब केवल संस्कार मात्र शेष रहते हैं। संस्कार एकाग्र अवस्था में भी शेष थे, परंतु वे वहाँ कभी कभी व्यवधान पैदा कर देते थे, जबकि एकाग्र से निरुद्ध अवस्था में आते आते ये संस्कार शेष अवश्य रहते हैं, परंतु अब वे किसी रूप में व्यवधान पैदा नहीं करते हैं, और इसीलिए इस अवस्था को विवेक ख्याति भी कहा जाता है। प्रश्न उठ सकता है कि संस्कार शेष रह जाते हैं तो इनका नाश क्यों नहीं होता है? अगर वे शेष रह गए हैं तो वे किसी रूप में उभर सकते हैं, परंतु यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि सांख्य दर्शन कभी भी किसी वस्तु के नाश या नष्ट होने में विश्वास नहीं रखता है। वो ये मानता है सृष्टि में कोई भी तत्व न कभी किसी एक समय पे उत्पन्न नई उत्पत्ति के रूप में आ सकता है, और ना ही वो पूर्ण रूप से विनिष्ट हो सकता है या उसका नाश हो सकता है। किसी भी तत्व का आविर्भाव होता है, अर्थात वो पहले से ही कहीं मौजूद है और वो उत्पन्न हो जाता है, और उसका तिरोभाव होता है, अर्थात वो विलोपित हो जाता है, परंतु वह सुषुप्त अवस्था में या कहीं दबी हुई अवस्था में मौजूद रहता है। तो इस प्रकार इन चित्त की वृत्तियों को अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रथम 3 चित्त भूमियाँ या अवस्थाएं योग के अनुकूल अवस्था नहीं हैं, जबकि एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाएं क्रमशः योग की या समाधि की ओर ले जाने वाली अवस्थाएं हैं। धन्यवाद।